नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपका हमारे सक्षम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो पुराने वीडियो में हमने देखा था उत्तराखंड हिस्ट्री। उत्तराखंड में जितने भी राजवंश थे सारे राजवंश हमने देखा था, साथ साथ हमने गोरखा आक्रमण देखा था, साथ साथ हमने ब्रिटिश प्रशासन देखा। अब देखेंगे हम उत्तराखंड में, उत्तराखंड से क्या क्या राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत को आज़ाद कराने के टाइम उत्तराखंड से भी कुछ घटनाएं घटी थी। इन घटनाओं पे अब हम आगे चर्चा करनी है। इन घटनाओं में हम देखेंगे 1857 की क्रांति हम देखेंगे, असहयोग आंदोलन हम देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन हम देखेंगे, नमक आंदोलन हम देखेंगे, ये पेशावर कांड को हम देखेंगे, साथ साथ भारत छोड़ो आंदोलन के साथ साथ हम 15 अगस्त 1945 तक, जब तक टिहरी रियासत भारत में न मिल जाता तब तक हम यहाँ पे आंदोलन देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ। तो पहला जो हमारा टॉपिक शुरू होगा, आज का टॉपिक शुरू होगा, तो सबसे पहले जो उत्तराखंड क्षेत्र में पहली घटना घटी थी, इस क्षेत्र में जो पहली घटना घटी थी, इस घटना पे बात करूं, उत्तराखंड क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे प्रथम घटना थी वो थी कुंजा तालुका का विद्रोह। कुंजा तालुका का विद्रोह पे बात करूं तो ये विद्रोह 1824 में हरिद्वार और रुड़की के बीच एक जगह बढ़ती है, कुंजा तालुका के नाम से इसे जाना जाता है। जो इसमें विद्रोह में इस टाइम क्या था, यहाँ पे एक रियासत टाइप की एक रियासत थी, साथ साथ अंग्रेज लोग यहाँ पे लगातार आक्रमण कर रहे थे, अपना अधिकार के लिए अंग्रेज आगे आ रहे थे। तो यहाँ पे एक नाम मिलता है कुंजा सिंह। कुंजा गांव की बात थी, कुंजा सिंह के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। बाद में इन्होंने बड़े बहादुरतापूर्वक ये युद्ध लड़ा था, लेकिन किसी कारणवश लास्ट में ये अंग्रेजों के सामने हार जाते हैं। और 1824 की इस क्षेत्र से पहली घटना थी जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, कुंजा तालुका के टाइम पीरियड पे। तो ये चीज़ भी हम पे आती है, कुंजा तालुका का विद्रोह कभी भी आता तो सीधा 1824 हरिद्वार और रुड़की के मध्य वाला क्षेत्र कुंजा तालुका में ये हुआ था। फिर आगे चलते हैं, तो आगे चलिए, तो अब देखिए इस क्षेत्र में जो सबसे पहले कुंजा तालुका का विद्रोह देखा था। अब देखिए 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति मंगल पांडे के चर्बी वाले कारतूस न चबाने से शुरू हुई थी और धीरे धीरे इतने हुई कि राष्ट्रव्यापी एक क्रांति थी, स्वतंत्रता की पहली ये लड़ाई थी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के परिवेश में बात करूं तो उत्तराखंड में एक साइड देखे तो टिहरी में था सुदर्शन शाह का राज्य, टिहरी के साथ ब्रिटिश कुमाऊं में था अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजी शासन में रैमजे यहाँ के कमिश्नर थे, इधर सुदर्शन शाह था। जब विद्रोह हुआ तो विद्रोह की आग भी उत्तराखंड क्षेत्र में थोड़ा बहुत फैली। विद्रोह की बात करूं तो हमारे कुमाऊं के पास में पड़ता है रुहेलखंड वाला जो एरिया पड़ता था, अवध का नवाब था इस टाइम वाजिद अली शाह। अंतिम नवाब अवध का रहता वाजिद अली शाह। 1856 में अंग्रेज वाजिद अली पे कुशासन का आरोप लगा के यह राज्य हड़प लेते हैं। फिर अंग्रेज क्या करते हैं कि हड़प लेते हैं राज, तो वाजिद अली शाह भी क्रांति में सम्मिलित हो जाता अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए। 1857 की क्रांति तो अवध से जो नेतृत्व करते हैं वाजिद अली शाह क्या करते हैं कि कालू मेहरा से संपर्क करते हैं और इस क्षेत्र में क्रांति के लिए आह्वान करते हैं कि कहते हैं कि आप लोग भी इस क्षेत्र में क्रांति करिए। तो कालू मेहरा भी इनकी बातों में आते हैं। जो कालू मेहरा को सपोर्ट किया था वो वाजिद अली शाह ने किया था। वाजिद अली शाह कौन था, तो अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। अंतिम नवाब भी कभी भी क्वेश्चन बनता तो वाजिद अली शाह था। कालू मेहरा इससे प्रेरित होकर इस क्षेत्र में 1857 की क्रांति में एक संगठन बनाते हैं, क्रांतिवीर संगठन। क्रांतिवीर संगठन ही इस क्षेत्र में क्रांति, जो 1857 की क्रांति थी, थोड़ा बहुत जो छुटपुट घटनाएं हुई थी, क्रांतिवीर संगठन ही इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत जिम्मेदार रहता। जिम्मेदार नहीं, जो भी घटनाएं हुई थी क्रांतिवीर संगठन ही के द्वारा ये घटनाएं की जाती है। फिर साथ साथ देखूँ तो कुछ हजार लोगों की एक सैनिक जो अवध के नवाब ने भेजी थी, 1000 लोगों की एक सैन्य टुकड़ी भेजी थी। ये सैन्य टुकड़ी वहाँ हल्द्वानी में अधिकार कर लेती है। रैमजे पहले सख्ते में आ जाता, फिर देखे मैक्सवेल को भेजता, मैक्सवेल दमन नहीं कर पाता, लास्ट में ग्रेवर्ड और रीच को फिर भेजता है गोरखा सेना। इस टाइम रणवीर सेना गठित की जाती है। तो रणवीर सेना यहाँ पे गठित की जाती, तो रणवीर सेना इस 1857 की क्रांति का दमन ने हल्द्वानी में कर लेती है। फिर एक बात देखें तो टिहरी रियासत में सुदर्शन शाह था। सुदर्शन शाह ने राजभक्ति दिखाई थी अंग्रेजों के प्रति, क्योंकि सुदर्शन शाह को टिहरी राज्य अंग्रेजों के थ्रू ही प्राप्त हुआ था। सुदर्शन शाह राजभक्ति दिखाता, जहाँ जहाँ अंग्रेज अधिकारी रहते हैं 1857 में, तो सुदर्शन शाह वहाँ पुलिस भेज देता, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था कराता। फिर 1857 की क्रांति में बात करूँ तो नाना साहब भी जब लास्ट में क्रांति का दमन हो रहा था, अंग्रेज अधिकारी लगातार क्रांति को कुचल रहे थे, तो नाना साहब भी भाग के आ जाते हैं उत्तरकाशी वाले क्षेत्र में।
वेश बदल के नाना साहब उत्तरकाशी वाले क्षेत्र में आते हैं। माना जाता कि नाना साहब ने कुछ समय उत्तरकाशी वाले क्षेत्र में बिताया था। यहीं पे नाना साहब की एक कोठी भी आती है उत्तरकाशी में। फिर बाद में बेगम हजरत महल, ये लोग सब उत्तराखंड से होते हुए नेपाल भाग जाते हैं। तो नाना साहब कभी भी आता 1857 की क्रांति में नाना साहब का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से था, तो सीधा सीधा लिखना हमारा जो आंसर होगा वो उत्तरकाशी जनपद। उत्तरकाशी जनपद में नाना साहब रहे थे। नाना साहब ने कुछ वक्त यहाँ से बिताया था। एक वेश बदल के साधु के रूप में ये उत्तरकाशी क्षेत्र में पहुँचे थे। फिर एक डेट आती है हम पे, बाई डेट हमें ये याद रखना, 17 सितंबर 1857। नाना साहब भी 1857 ही में उत्तराखंड क्षेत्र में आए थे। तो 17 सितंबर 1857 में जो क्रांतिकारी लोग थे, इन्होंने हल्द्वानी पे अधिकार कर लिया था। कभी भी आता कि 1857 की क्रांति के टाइम हल्द्वानी पे कब अधिकार किया गया क्रांतिकारियों द्वारा, तो 1857 में किया गया था। अब साथ साथ देखिए तो इस टाइम जो क्रांति का दमन हुआ था, दमन के टाइम पे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा उभर के आई थी वो आए थे नैनीताल का फांसी का गदेरा। इस क्रांति के टाइम नैनीताल का फांसी का गदेरा बहुत फेमस हुआ। क्या हुआ कि रैमजे ने इतनी फांसियाँ यहाँ पे दी कि इस गदेरा का नाम ही फांसी का गदेरा पड़ गया। कभी भी आएगा फांसी का गदेरा, संबंध कहाँ से है, तो 1857 की क्रांति में तो ब्रिटिश कमिश्नर रैमजे रहा। रैमजे ने इतना अत्यधिक लोगों को यहाँ पे फांसी पे चढ़ाया था। इसी कारण इस गदेरे का नाम अब फांसी का गदेरे के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे है, तो सीधा सीधा नैनीताल में है। ये भी 1857 की क्रांति से हम पे एक फैक्ट था। फिर आगे देखें क्रांतिवीर पे बात करते हैं। तो क्रांतिवीर संगठन भी इसी टाइम कालू मेहरा द्वारा बनाया गया था 1857 की क्रांति में। क्रांतिवीर संगठन कालू मेहरा, इस संगठन वाली वीडियो में मैं पहले बता चुका हूँ। क्रांतिवीर संगठन पे हमने बात की थी। क्रांतिवीर संगठन कालू मेहरा द्वारा बनाया गया था। कालू मेहरा को कोई ही इस क्षेत्र में प्रथम, उत्तराखंड क्षेत्र में प्रथम क्रांतिकारी जो माना जाता है वो कालू मेहरा को ही माना जाता है। कालू मेहरा ने यहाँ पे क्रांति की शुरुआत की थी 1857 में क्रांतिवीर संगठन के साथ। ये जानकारी भी हमें थी। फिर आगे चलते हैं तो आगे देखिए तो अंग्रेजों ने यहाँ पे बड़ी मुश्किल से विद्रोह कंट्रोल किया था। विद्रोह कंट्रोल करने का एक कारण भी था रैमजे और बेटन का कुशल शासन। जो विद्रोह कंट्रोल हुआ था, विद्रोह कंट्रोल किस कारण हुआ था, तो क्योंकि रैमजे का शासन बड़ा न्यायपूर्वक रहा था। फिर साथ साथ बेटन का शासन भी कुछ अच्छा रहा था। इससे पहले हमने गोरखा देखे थे, गोरखाओं का क्रूर शासन था, तो लोगों को कुछ अच्छा लगा। इस कारण उत्तराखंड क्षेत्र में ज़्यादा विद्रोह नहीं फैल पाया। बाकायदे केवल हल्द्वानी में क्रांतिवीर संगठन की घटना हम पे मिलती है। बाकी इस टिहरी रियासत ने भी इस विरोध को दबाने में अंग्रेजों की सहायता की थी, ये बात भी हम पे मिलती है। फिर आगे जब देखें तो अंग्रेज विरोध दबाते हैं। अब अंग्रेज क्या करते हैं कि यहाँ पे कनेक्टिविटी, कभी भी विद्रोह हो तो विद्रोह दबाने के लिए कैसे पहुंचा जाए। पहले सबसे पहले 1882 से 82 में कर देते हैं नैनीताल, हल्द्वानी से नैनीताल मार्ग की स्थापना करते हैं। फिर 82 से 84 काठगोदाम को बरेली से जोड़ देते हैं। फिर 84 में यहाँ पे पहली ट्रेन पहुँच जाती। ये भी चीज़ हम पे देखा था। 1857 की क्रांति के बाद लगातार इसमें सुधार होता है। फिर एक संस्था आती है हम पे, अगली जो आती है डिबेटिंग क्लब। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में अल्मोड़ा में हुई थी। डिबेटिंग क्लब की स्थापना, डिबेटिंग क्लब का जो लक्ष्य था इस क्षेत्र में राजनीतिक जनजागरण करना था, राजनीतिक जागरूकता के लिए लगातार डिबेटिंग क्लब उठ रहा था। इसी के बाद डिबेटिंग क्लब की स्थापना थी बुद्धि बल्लभ पंत। बुद्धि बल्लभ पंत ने इसकी स्थापना की थी म्योर की सलाह पे। सैमुअल म्योर की सलाह पे इन्होंने इसकी स्थापना की थी डिबेटिंग क्लब। अगले साल डिबेटिंग क्लब अल्मोड़ा अखबार निकालता है। अल्मोड़ा अखबार भी 48 साल तक इस क्षेत्र में शानदार काम करता है, क्रांतिकारी घटनाओं को लगातार उठाता है। 1918 तक अल्मोड़ा अखबार संपादन करता है लगातार। एक ऐतिहासिक अल्मोड़ा अखबार का कार्यकाल रहा था। इस टाइम पीरियड में अल्मोड़ा अखबार ने इस क्षेत्र से अनेक जन मुद्दे साथ साथ कमिश्नरी में भ्रष्टाचार जितने भी आरोप लगे थे, अनेक मुद्दे उठाए थे। बाद में अल्मोड़ा अखबार को भी 1912 कमिश्नरी की लगातार आलोचना करने के कारण बंद होना पड़ा था। ये भी हमने देखा था। फिर देखिए इस क्षेत्र में एक और राष्ट्रीय स्तर का विवाद हुआ था, इलवट बिल विवाद। इलवट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में। इस टाइम भारतीय परिवेश में जो गवर्नर जनरल थे रिपन थे। 1883 का वो सन आता है। 1883 का सन आता है। लॉर्ड रिपन इस टाइम कमिश्नर थे। इस टाइम क्या होता है, इलवट बिल विवाद। इलवट बिल विवाद क्या था कि इस लॉर्ड रिपन यहाँ पे एक घोषणा कर देता, अब अंग्रेज अधिकारियों की सुनवाई भी जो भारतीय लोग थे, भारतीय लोग भी कर सकते थे। भारतीय लोगों को भी कोर्ट जज बनने का एक मौका दिया गया था लॉर्ड रिपन द्वारा। फिर क्या होता कि ब्रिटिश लोग इसे नहीं मानते, ब्रिटिश लोग इसे अपनी बेइज्जती मानते हैं और सारे ब्रिटिश इसमें एक विरोध कर देते हैं। एक श्वेत विद्रोह हो जाता है। तो इसी जब भारतीय परिवेश में इलवट बिल विवाद चल रहा था तो यहाँ पे क्या होता कि 1883 में बुद्धि बल्लभ पंत
अल्मोड़ा अखबार के जो संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत, बुद्धि बल्लभ पंत के नेतृत्व में इसके विवाद जो अल्मोड़ा में हुई थी, डिबेटिंग क्लब, इल्बर्ट बिल विवाद के समर्थन में इन्होंने इसके समर्थन में एक प्रस्ताव पास किया था। तो इल्बर्ट बिल विवाद के समर्थन में जो प्रस्ताव पास किया गया था कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा में 1883 में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में इसका समर्थन किया गया था। कहा गया था ये इल्बर्ट बिल सही है या सही होना चाहिए, जो भारतीय लोग हैं, भारतीय लोगों को भी अंग्रेज़ों के ऊपर सुनवाई करने का अधिकार होना चाहिए, भारतीय लोग भी जज बन सकते हैं, इसमें ये बात सामने आई थी। तो इसका समर्थन किया था बुद्धि बल्लभ पंत के नेतृत्व में 1883 में। ये चीज़ भी हम पे आती है। फिर आगे चलते हैं तो आगे देखिए तो इसी के 2 साल बाद न पहले हम इस क्षेत्र में आर्य समाज देख लेते हैं। उत्तराखंड क्षेत्र में जो राजनीतिक जन चेतना का पहला प्रयास किया था, जो सर्वाधिक जन चेतना फैलाने का काम किया था, वो इस क्षेत्र में किया था आर्य समाज ने। आर्य समाज में बात करूँ तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1975 में की थी। बाद में 1979 1879 बाई डेट हम बोलें तो बाई डेट इनका आता 29 जून 1879 में आर्य समाज की एक शाखा देहरादून में खुलती है। पहली शाखा थी इस क्षेत्र में या उत्तराखंड क्षेत्र में पहली शाखा थी 1879 में देहरादून में खुलती है। यहीं से उत्तराखंड में राजनीतिक चेतना का जन जागरण शुरू हो जाता। उत्तराखंड से कई कुप्रथाएं थी इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी ये लगातार काम करते हैं। तो इस क्षेत्र में देखें तो पहले आश्रम ये खुलता है। साथ साथ कुमाऊं क्षेत्र में देखें तो कुमाऊं क्षेत्र में सबसे पहले इसी के अगले वर्ष 1880 में जसपुर में आश्रम खुलता है। साथ साथ और देखें तो 81 में काशीपुर, इसी के जस्ट बगल में एक वर्ष बाद फिर काशीपुर, पहले 80 में जसपुर में खुला, फिर 81 में काशीपुर में आर्य समाज का आश्रम खुला। साथ साथ और देखें तो और मिलता हमें अल्मोड़ा में आर्य समाज का जो ऑफिस खुला था 1916 में। अल्मोड़ा में आर्य समाज का जो ऑफिस खुला था 1916 में खुला था। साथ साथ हल्द्वानी में 1898 में हल्द्वानी में आश्रम खुला था आर्य समाज का। बाकी ज़्यादा चीज़ हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना ही काफ़ी है। फिर आर्य समाज देखिए तो आर्य समाज इस क्षेत्र में क्या करता है। पहले तो दुगड्डा में आर्य समाज के प्रथम स्कूल की स्थापना, पहले दुगड्डा पौड़ी के पास में पड़ता है, दुगड्डा कोटद्वार के पास, दुगड्डा वाले क्षेत्र में आर्य समाज के पहले स्कूल की स्थापना की जाती है 1910 में। आर्य समाज का पहला स्कूल दुगड्डा में खुला था। कब खुला था तो 1910 में। ये बात भी हम पे आती है, 10 में ये खुला था। साथ साथ अब देखिए आर्य समाज से एक व्यक्ति रहे हैं लाला लाजपत राय भी इस क्षेत्र में आए थे। 2 बार इन्होंने यात्राएं की थी। एक की थी 1913, दूसरा आता 1913 और 1920 में यहाँ पे उन्होंने किया था जनेऊ आंदोलन, जैसे शुद्धि आंदोलन के नाम से भी जाना जाता या जनेऊ आंदोलन जो था 1920 में भी था, 1913 में भी था। 2 बार आए थे। पहले कुमाऊं क्षेत्र में आए थे 1913 में जनेऊ कार्यक्रम। पहले निम्न जाति के लोगों को जनेऊ धारण करने की आज्ञा नहीं थी या निम्न प्रतिबंध था। निम्न जाति के जो लोग रहते थे, आर्य समाज के लोग आए, उन्होंने इसमें कहा कि ये तो बड़ा अतार्किक है, ऐसा कैसे हो सकता 2 लोगों में, एक उच्च जाति में आप जनेऊ धारण करने की प्रथा है जबकि निम्न जाति में आपने नहीं देखी। आर्य समाज ने सबसे पहला इसका विरोध किया 1813 में। ये कुमाऊं में चलाते हैं जनेऊ कार्यक्रम। कुमाऊं क्षेत्र में जनेऊ कार्यक्रम कब चला था तो सीधा डायरेक्ट आंसर हम पे बनेगा 1913 में कुमाऊं क्षेत्र में जनेऊ कार्यक्रम चला था। लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में लाला लाजपत राय ने चलाया था। फिर गढ़वाल में बाद में चलता है 1920 में जनेऊ कार्यक्रम आर्य समाज का ये पहला था। फिर साथ साथ 1913 में आर्य समाजी नायक बालिका रक्षा कानून देखा था मैंने 1929। आर्य समाजी सबसे पहले मांग करता है 1913 में कि ये जो नायक जाति की कुप्रथा है इसको कठोर प्रतिबंधित किया जाए, इस पर एक अध्यादेश लाया जाए। इसकी मांग भी सबसे पहले आर्य समाज करता है। तो कब करता है तो 1913 में आर्य समाज ने साथ साथ जब कुमाऊं में जनेऊ आंदोलन चल रहा था या जनेऊ कार्यक्रम चल रहा था तो 1913 में ही आर्य समाज यहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र में नायक वैश्यवृत्ति को बैन करने की मांग भी सबसे पहले किसने की थी तो सीधा याद रखना है कि आर्य समाज ने की थी 1913 में। एक चीज़ और आती है जो किताबों में थोड़ा बहुत आपको करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखा है 1867
हमें 1867 पढ़ना है, जबकि किताबों में 1897 लिखा है। सारी किताबों में 1897 लिखा है, ये गलत है। 1867 में कुंभ मेले के अवसर पे स्वामी दयानंद सरस्वती आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती अखंड पटाका, जो स्वामी दयानंद सरस्वती थी, अखंड पाखंड खंडनी नामक पताका फहराते हैं। अखंड पाखंड खंडनी नामक पटाखा जो फहराई थी 1867 में फहराई थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये भी आता है, बाकी बुकों में 97 है, तो 97 वाले सन को आपको करेक्शन करना है, चाहे मेहरबान सिंह गोसाई में हो, चाहे अजय रावत में, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती 1980 के दशक में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो सीधा सीधा हमें औचित्य बनता कि 1897 में तो फहराई नहीं होगी। जो एग्जैक्ट सन हम पे बनेगा 1867 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार में कुंभ मेले के टाइम अखंड पाखंड खंडनी नामक पताका यहाँ पे फहराई थी। ये चीज़ भी आर्य समाज से हम पे थी। फिर आगे चलिए तो आगे देखिए हम पे, तो आगे आता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करूं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन एक सुरक्षा वॉल के तौर पर किया गया था अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में भारतीय परिवेश में देखें, राष्ट्रीय परिवेश में देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है तो उत्तराखंड क्षेत्र में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा आती है। इस क्षेत्र में भी धीरे धीरे लोग जुड़ना शुरू होते हैं। सबसे पहले बात करूं तो 1885 में जैसे ये कांग्रेस की स्थापना होती है, अगले वर्ष 1886 में एक अधिवेशन होता है, 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, जो पहला नाम मिलता है हमें 1886 में कलकत्ता अधिवेशन। तो देखिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, 1886 दूसरा अधिवेशन जो होता, क्योंकि 85 का अधिवेशन जो होता बम्बई में हुआ था, 1886 का कलकत्ता में होता। तो उत्तराखंड से एक व्यक्ति मिलते हैं, ज्वालादत्त जोशी इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। ये क्वेश्चन भी हम पे बनेगा कि 1886 के अधिवेशन में कौन सम्मिलित हुआ था, तो कांग्रेस से उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य थे ज्वालादत्त जोशी जी 1886 के अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, ये बात भी हमें नोट करनी है। धीरे धीरे कांग्रेस का उत्तराखंड क्षेत्र में कांग्रेसी विचारधारा का उत्पन्न होना लगातार जारी रहा। जारी क्या रहा कि 1893 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इस क्षेत्र में उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा थी और कुली बेगार प्रथा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अवैध करार देती। इस एक प्रस्ताव लाती है और इस प्रस्ताव में जो बेगार की प्रथा थी, बेगार की प्रथा उत्तराखंड या पर्वतीय राज्यों में चलती थी, तो यहाँ पे कांग्रेस एक प्रस्ताव लेकर आती है, बेगार को अवैध घोषित करती है। कभी भी क्वेश्चन इस प्रकार का बनता है कि कांग्रेस द्वारा बेगार को कब अवैध घोषित किया गया, तो 1893 के अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा बेगार को अवैध घोषित किया गया था। ये भी हम पे था। बाद में देखें तो इसी की विचारधारा से क्षेत्रीय स्तर पे भी कांग्रेस के दल खुलने शुरू हो जाते हैं, जिसमें हम बाद में बात करेंगे 1912 का अल्मोड़ा कांग्रेस में। पहले फिलहाल हमारी राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा चलेगी। राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो स्वदेशी आंदोलन जब लॉर्ड कर्जन की नीतियां थी, लगातार विरोधी नीतियां लॉर्ड कर्जन की थी। लॉर्ड कर्जन बंगाल को 2 भागों में बांट देता, एक पश्चिमी साइड, एक पूर्वी साइड। पूर्वी साइड का बंगाल अब बांग्लादेश में है, पश्चिमी साइड के बंगाल को हम पश्चिम बंगाल कहते हैं। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है अभी वर्तमान सिनेरियो में देखें तो इस टाइम पीरियड क्या होता, बंगाल विभाजन होता। तो भारतीय राष्ट्रीय परिवेश में देखें तो स्वदेशी आंदोलन होता है इस टाइम। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 से स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता। स्वदेशी आंदोलन की आग उत्तराखंड क्षेत्र में पड़ती है, क्योंकि लगातार यहाँ पे लोगों ने विरोध किया था कि बंगाल को तोड़ा ना जाए। ये भारत की एकता का जो भाईचारे की नीति थी भारत में, ये उसे के विरोध है। तो लोग विरोध कर रहे थे। लगातार यहाँ पे विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी। स्वदेशी को अपनाने की मांग इस स्वदेशी आंदोलन में की थी। रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाल से कई लोग एक्टिवेट रहे इस आंदोलन में। लास्ट में क्या होता है, उत्तराखंड क्षेत्र में भी इसकी आग पहुंच जाती। स्वदेशी आंदोलन उत्तराखंड में जो इसकी कमान संभाली थी, इसकी कमान जीवी पंत और हरगोविंद पंत 2 व्यक्ति आते हैं कि उत्तराखंड क्षेत्र, इन लोगों ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। साथ साथ इसमें जो फैक्ट आएंगे हम पे, एक चीज़ आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। 1906 में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो 1906 में वंदे मातरम का जो कुमाऊनी अनुवाद किया था, तो कुमाऊनी अनुवाद इसका मिलता हमें हरिराम
हरिराम त्रिपाठी जी वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद कर देते हैं। साथ साथ एक नाम और मिलता हम पे, बद्रीलाल शाह ठुलरिया। बद्रीलाल शाह ठुलरिया जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन के टाइम ये भी एक बुक छापते हैं, दैहिक शास्त्र। इनकी बुक आती है दैहिक शास्त्र के नाम से। कभी भी क्वेश्चन बनेगा तो दैहिक शास्त्र किसकी है, तो दैहिक शास्त्र की जो रचना आती है बद्रीलाल शाह ठुलरिया की आती है। स्वदेशी आंदोलन के टाइम पीरियड पे इन्होंने ये छापी थी। साथ साथ वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया था, ये क्वेश्चन शायद हम पे बन चुका है। हरिराम त्रिपाठी ने 1906 में स्वदेशी आंदोलन के टाइम पीरियड पे वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किया था। ये चीज़ें भी हम पे थी। फिर आगे चलते हैं तो आगे देखिए हम पे अल्मोड़ा कांग्रेस। जब कांग्रेस की विचारधारा पूरे भारत में फैल रही थी, लगातार कांग्रेस संगठन जो हो रहा था लगातार बढ़ता जा रहा था, कांग्रेस का कारवा बढ़ता जा रहा था। तो अब क्या हो रहा था कि क्षेत्रीय स्तर पे भी लोग कांग्रेस की शाखाएं खुलनी शुरू हो रही थी। क्षेत्रीय स्तर पे कांग्रेस की जब शाखाएं खुल रही थी तो 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस, जो अल्मोड़ा क्षेत्र में था, 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस का गठन होता है। अल्मोड़ा कांग्रेस पे बात करूं तो हरिराम पांडे, बद्रीदत्त पांडे, वाचस्पति जोशी, गोविंद बल्लभ पंत, ये लोग अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना करते हैं। अल्मोड़ा कांग्रेस का गठन कर बाद में देखते हैं कि इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत इनका उदासीन रवैया रहता, तो इसका भी उतना ज़्यादा फायदा मिलता नहीं। बस इतना ही इस पर फैक्ट आता। कभी भी अल्मोड़ा कांग्रेस का गठन कब हुआ था, तो 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस का गठन हुआ था। पहले में जितने उत्तराखंड के संगठन हैं या उत्तराखंड के जितने भी सभाएं हैं इन्हें करा चुका हूं, तो थोड़ा बहुत शॉर्टकट में करा रहा हूं अभी संगठन। केवल हम बड़े राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन देखेंगे, जिन्हें संगठन देखना है तो वो पुरानी वीडियो देख लेना। फिर आगे चलते हैं तो आगे आता है हम पे होम रूल लीग। होम रूल लीग के बारे में बात करो तो हम तो एक तो रहते हैं हम उत्तराखंड में। उत्तराखंड एक विशिष्ट राज्य है, देवभूमि है, 33 करोड़ देवी देवता यहाँ निवास करते हैं, तो इसी का तो फायदा है, 33 करोड़ देवी देवताओं का हम पे निवास है। एक बात है ना, जो होम रूल लीग उत्तराखंड में 1914 में शुरू हुआ। होम रूल लीग उत्तराखंड में 1914 में हुआ और पूरे देश में 1916। गजब की बात है ना। पूरे हमने लोकमान्य तिलक, बीडी पांडे ने लोकमान्य तिलक का जो होम रूल लीग था ये अपनाया था, और देश में बीडी पांडे का वो तिलक का लोक होम रूल जो आया था 1916 में आया था। तब भी उत्तराखंड के राइटर लिखते हैं कि उत्तराखंड क्षेत्र में 1914 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, और यही आंसर आयोग ने माना भी है। जैसे ऐसे ही एक चीज़ और आती है, पूरे भारत में चाय की खेती 1840 में शुरू हुई थी, और हम पे देखो 1824, 1834 इतने पहले के सन हैं। तभी तो कहते हैं ना देवभूमि है, यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं। हमें चाय पीने का शौक़ था, इसीलिए तो सबसे ज़्यादा चाय हम पहाड़ी लोग पीते हैं, तभी तो चाय की खेती सबसे पहले यहाँ हुई है। जबकि किताबों में तो लिखा है कि 1840 में सर्वप्रथम असम में खेती शुरू हुई थी। पर उत्तराखंड के इतिहासकार हैं, थोड़ा बहुत इन्होंने भी अपनी ओर से मटेरियल दिया, तो इसमें हमें भी थोड़ा बहुत याद तो करना ही पड़ता कि आप तो सीधा डायरेक्ट आ जाए। तो इसी बात पे आते दोबारा कि अल्मोड़ा में जो होम रूल लीग की स्थापना थी 1914 में, इसका आंसर 1914 आ गया तो हम 1916 जाएंगे नहीं, तो 1914 में बीडी पांडे, होम रूल लीग की स्थापना जो आती है 1914 में, बीडी पांडे, हेमराज, चिरंजी लाल, इन लोगों द्वारा अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। जो होम रूल लीग की स्थापना होती है 1914, याद रखना आंसर आ गया 1914, तो हमारा आंसर अब सीधा सीधा 1914 ही होगा, होम रूल लीग। होम रूल लीग के बारे में जब बीडी पांडे कहते हैं, बीडी पांडे यहाँ पे बीडी पांडे का एक वक्तव्य फेमस होता है। वक्तव्य क्या था, हमने छल्ली बसंती, बसंती ये कहते थे एनी बेसेंट को, एनी बेसेंट को ये बसंती कहते थे। तो इन्होंने एक वक्तव्य दिया था यहाँ पे बीडी पांडे का, बहुत फेमस हुआ था, हमने छल्ली बसंती बुढ़िया का नहीं बल्कि हमने लोकमान्य तिलक का लीग अपनाई है, होम रूल लीग अपनाई है। तो ये उनका वक्तव्य था बीडी पांडे का। तो साफ साफ मतलब था कि इन्होंने तिलक वाली लोग होम रूल लीग अपनाई थी। उत्तराखंड में जो शाखा थी, तिलक वाली शाखा थी। एक प्रकार से देखें तो बीडी पांडे गांधीवादी प्रकृति के थे, गांधीवाद में विश्वास करते थे, लेकिन तिलक का भी ये बहुत सम्मान करते थे, तिलक को बहुत कुछ खास मानते थे। तो थोड़ा बहुत बीडी पांडे और तिलक के बारे में बात करता हूँ। बीडी पांडे और तिलक, एक क्वेश्चन हम पे फॉरेस्ट गार्ड में आया था। फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। बनारस अधिवेशन में कुमाऊं से भाग लेने वाले कौन थे? तो बनारस से कुमाऊं अधिवेशन में जो भाग लेने गए थे 1905 में, ये गए थे बीडी पांडे और हरगोविंद पंत।
तो आंसर आयोग ने हरगोविंद पंत दिया था, बीडी पांडे यहाँ पे आंसर नहीं दिया था। ये बात भी याद रखना, फॉरेस्ट गार्ड का सेकंड शिफ्ट का वो पेपर था, अभी भी याद है मेरे को, शायद सेकंड ही शिफ्ट का पेपर था, वहाँ पे बीडी पांडे आंसर नहीं आया। तब भी राइटर लिखते हैं जो पहले होम रूल लीग पे बात करूं, बीडी पांडे और तिलक की 4 मुलाकातें हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। इन 4 मुलाकातों पे पहली बात करूं तो पहले राइटर बताते हैं कि 1905 बनारस कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हो रहा था 1905, तो पहली बार बीडी पांडे लोकमान्य तिलक से बनारस में मिले थे। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन आया था तो उसमें सीधा सीधा पूछा था कुमाऊं क्षेत्र से किसने भाग लिया था 1905 के बनारस अधिवेशन में, तो हम पे डायरेक्ट आंसर आया हरगोविंद पंत, जबकि सारी किताबें कहती कि बद्रीदत्त पांडे का ये थे, लेकिन ऑप्शन में बद्रीदत्त पांडे भी था, तब भी आयोग ने माना नहीं था। तो थोड़ा बहुत हमें इस क्वेश्चन पे सोचना पड़ेगा, अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता तो सीधा सीधा हमारा लगना रिपीटेड क्वेश्चन है, वो फॉरेस्ट गार्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है कि कुमाऊं से किसने भाग लिया था, तो वहाँ पे हरगोविंद पंत था, बीडी पांडे आंसर नहीं दिया था, ये बात याद रखना। फिर दूसरा अधिवेशन 1916 लखनऊ में हुआ था, 1916 का लखनऊ पैक्ट, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। 1916 में यहीं पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हुए थे, लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, इस अधिवेशन में भी बीडी पांडे जाते हैं। फिर 1917 और 1919 2 अधिवेशन और होते हैं, इन दोनों अधिवेशन में बीडी पांडे जाते हैं। 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, और 1919 का अधिवेशन ये हुआ था, तो ये भी आता, ये 3-4 बार बीडी पांडे ने मुलाकात की थी। अब देखिए यहाँ पे एक वक्तव्य बीडी पांडे कहते हैं 1917 जब कलकत्ता में ये तिलक से मिलते हैं, तो तिलक से मिलने पर ये कहते हैं महाराज, तिलक जी को संबोधन करते हुए कहते हैं महाराज मैं कुमाऊं पर्वत से आया हूँ, मतलब मैं कुमाऊं क्षेत्र से आया हूँ, महाराज मेरी बात सुन लो। तो यहाँ पे कहते हैं महाराज मैं कुमाऊं पर्वत से आया हूँ, आप एक बार अल्मोड़ा आए और हमारा समर्थन करें, आप एक बार अल्मोड़ा आए हमें उत्साहित करें। अल्मोड़ा आमंत्रण का निमंत्रण देता है अल्मोड़ा आने का बीडी पांडे। तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता भी पहुंचते हैं। फिर इसके 2 वर्ष बाद अमृतसर अधिवेशन में भी फिर तिलक से मुलाकात होती है। जब यहाँ पे तिलक से मुलाकात होती है तो बीडी पांडे का यहाँ पे एक फेमस वक्तव्य होता है। फेमस वक्तव्य क्या था कि बीडी पांडे तिलक से चौथी बार मिल रहे होते हैं, तो यहाँ पे कहते थे आज मेरी 4 धाम की यात्रा पूरी होगी। 4 धाम मतलब 4 बार मिलना, और इसी में वे अपना परोपकार समझते हैं। कहते कि मेरी 4 धामों की यात्रा होगी जो मैंने तिलक जी से 4 मुलाकातें की। तो बीडी पांडे का ये कथन भी 1919 अमृतसर में थे, 1917 में कुमाऊं पर्वत वाला कथन इनका आता है। ये भी चीज़ें हम पे थी। फिर देखिए ये था होम रूल लीग आंदोलन और बीडी पांडे और साथ साथ तिलक जी के बारे में। फिर आगे चले तो आगे हम पे आता है कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद की स्थापना 30 सितंबर 1916 को हुई थी। जब मैंने संगठन कराए थे तो उसमें कुमाऊं परिषद भी कराया था। अभी कुमाऊं परिषद पे एक वीडियो बनानी है, क्योंकि कुमाऊं परिषद ने इस क्षेत्र में जंगलात के कानून, जंगलात, जंगल और जानवरों के प्रति बड़ा आंदोलन पर रखा था। कांग्रेस की विचारधारा को लगातार आगे बढ़ाया था। तो कुमाऊं परिषद से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं पेपर में। तो इसलिए मेरा एक अलग से टॉपिक आएगा कुमाऊं परिषद। इसमें इस कारण इस कुमाऊं परिषद को मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे स्किप करने की सोच रहा हूँ। अभी बाद में वीडियो जरूर डालूंगा कुमाऊं परिषद पे। फिर आगे चले, आगे आता यहाँ पे गांधी जी का उत्तराखंड आगमन। गांधी जी ने उत्तराखंड में अनेक बार यात्राएं की, अनेक बार यात्रा की। तो सबसे पहले बार गांधी जी 5 अप्रैल 1915 को सर्वप्रथम उत्तराखंड की धरती पे आए थे। आगमन हुआ था हरिद्वार शहर में इनका आगमन हुआ था। इस टाइम कुंभ मेला चल रहा था। तो सबसे पहले गांधी जी का आगमन कब हुआ था? तो गांधी जी का जो पहली बार आगमन हुआ था 1915 में हरिद्वार में इनका आगमन हुआ था कुंभ मेले के अवसर पे। फिर दोबारा भी गांधी जी आते हैं, दोबारा 1916 में देहरादून आते हैं। 1916 में देहरादून के क्षेत्र में आते हैं। फिर 1929 में कुछ टाइम
कुमाऊं मंडल में रहते हैं, फिर गढ़वाल मंडल का दौरा करते हैं, फिर 1931 में दोबारा उत्तराखंड क्षेत्र में आते हैं। तो ये 4 बार उत्तराखंड में गांधी जी की यात्राएं की थी। इन यात्राओं से गांधी जी ने अनेक राजनीतिक चेतना इस क्षेत्र में फैलाई थी। इन क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को भाग लेने के लिए गांधी जी ने लगातार सपोर्ट, गांधी जी को ने लगातार कहा था कि आप राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लीजिए, मेरा समर्थन कीजिए। तो गांधी जी ने यहाँ पे 4 बार यात्राएं की थी। ये बात भी हमें नोट करनी है। फिर आगे चलते हैं तो आगे देखिए रॉयल्ट एक्ट। रॉयल्ट एक्ट 1919 में आया था। 1919 में एक काला कानून था जिसमें शक के आधार पर सीधा गिरफ्तार किया जाता था, साथ साथ शस्त्र, कोई भी शस्त्र नहीं रख सकता था। ये एक्ट आया था, एक काला कानून था, क्योंकि सीधा शक के आधार पर गिरफ्तारी थी। क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए यहाँ पे ये कानून लेकर आती। इस कानून को काले कानून की संज्ञा भी दी जाती। तो रॉयल्ट एक्ट के संबंध में जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में हम उसे जानते हैं। तो उत्तराखंड के परिवेश में देखें तो जो रॉयल्ट एक्ट था, रॉयल्ट एक्ट का विरोध इस क्षेत्र में जो किया था, जीबी पंत ने किया था। जो आंदोलन हुआ था रॉयल्ट एक्ट के विरोध में, तो जीबी पंत ने इसका नेतृत्व किया था। ये बात भी हम पे आती। बाकी रॉयल्ट एक्ट से संबंधित ज़्यादा जानकारी हम पे इस क्षेत्र से आती नहीं। फिर आगे चलिए तो आगे देखिए असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन पे बात करूं तो असहयोग आंदोलन ब्रिटिश लोगों को कोई सहयोग नहीं देना था। महात्मा गांधी का भारतीय परिवेश में एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन था। 1920 में यह असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, राष्ट्रीय परिवेश में शुरू हुआ था। तो राष्ट्रीय परिवेश में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो इसकी आग उत्तराखंड क्षेत्र में फैलती है। आग इतनी भयंकर फैलती है कि उत्तराखंड क्षेत्र में भी लगातार विद्रोह होते हैं। असहयोग आंदोलन के टाइम पीरियड पे उत्तराखंड क्षेत्र की जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो था कुली बेगार का उन्मूलन। 13-14 जनवरी 1921 क्या होता कि उत्तरायणी का मेला बागेश्वर में चल रहा था। बागेश्वर में कुली बेगार से संबंधित सारे रजिस्टर, 40,000 लोग आते हैं। बीडी पांडे जी के नेतृत्व में 40,000 रजिस्टर, कुली बेगार के रजिस्टर सरयू नदी में बहा दिए जाते हैं और यहाँ पे कर दी जाती कुली बेगार की समाप्ति। ये चीज़ भी हम पे आती। पहली चीज़, इसी कारण तो इस क्रांति को गांधी जी, जो सरयू कुली बेगार को रजिस्टर बहाए थे, गांधी जी इस क्रांति को रक्तहीन क्रांति, कुली बेगार को गांधी जी रक्तहीन क्रांति के रूप में गांधी जी ने इसे कहा था, क्योंकि इसमें कोई भी क्रांति या कोई भी रक्त किसी का बहा नहीं था, कुछ नहीं होता, ना कोई घटना हुई थी। तो इसीलिए कुली बेगार को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी। साथ में सत्यदेव ने कुली बेगार को असहयोग की पहली ईंट की संज्ञा दी। असहयोग की पहली ईंट जो कुली बेगार को कहा था, कुली बेगार आंदोलन को, वो कहा था स्वामी सत्यदेव ने। दूसरा, गांधी जी ने इसे रक्त विहीन क्रांति के रूप में जाना था। असहयोग आंदोलन जब चल रहा था, सबसे बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड क्षेत्र में जो थी कुली बेगार था। उत्तराखंड यानी कुमाऊं क्षेत्र में कुली बेगार था। कुली बेगार के साथ साथ जो गढ़वाल में असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन को जोड़ा गया। कंकोड़ा खाल, इस क्षेत्र में गांधी जी के आह्वान पे लोगों ने भी क्रांति की थी, क्रांति के आंदोलन किया था। इस क्षेत्र में जो आंदोलन का मेन मुद्दा था वो था जंगलों के विरोध में कंकोड़ा खाल आंदोलन शुरू हुआ। इसी आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया गया। 1921 ये होता है चमोली अब कंकोड़ा खाल रुद्रप्रयाग में है। तो उस टाइम जो बुकों में मेन आता है वो आता कि कंकोड़ा खाल चमोली में ये आंदोलन हुआ था, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में। ये चीज़ भी असहयोग से हमने जोड़ा था। साथ साथ असहयोग आंदोलन के टाइम पीरियड पे देखें तो शिलंगी में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करते हैं सदानंद खुकरेती। शिलंगी चमोली में पड़ता शिलंगी में एक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना इस टाइम पीरियड पे की जाती है सदानंद खुकरेती के द्वारा। ये जानकारी भी हम पे मिलती है। साथ साथ एक और था ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय। असहयोग के टाइम पीरियड में ताड़ीखेत जगह पड़ती है अल्मोड़ा में, यहाँ पे प्रेम विद्यालय, ताड़ीखेत में जो प्रेम विद्यालय की स्थापना होती है, देवकी नंदन पांडे और भगीरथ पांडे, 2 लोग आते हैं, देवकी नंदन पांडे, भगीरथ पांडे, यहाँ पे ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना करते हैं। ये भी थोड़ा बहुत असहयोग आंदोलन के टाइम पीरियड पे ये चीज़ शुरू हुई थी। साथ साथ सिद्धा आश्रम में जो था, सिद्धा आश्रम हरगोविंद पंत ने ताड़ीखेत क्षेत्र में सिद्धा आश्रम की
स्थापना की थी। साथ साथ असहयोग आंदोलन इस क्षेत्र में बड़ी व्यापकता से फैला था। असहयोग आंदोलन का पिका आता तो उत्तराखंड क्षेत्र से जो नेतृत्व किया था, मेन नेतृत्व आता तो जीबी पंत जी ने इस क्षेत्र से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये था, हमने देखा था राष्ट्रीय परिवेश में, अभी असहयोग तक का आंदोलन हमने देख लिया। अगली वीडियो में जो आएगा, हम अगली वीडियो में असहयोग से स्वतंत्र भारत तक का आंदोलन देखेंगे। क्या क्या भारत छोड़ो, क्या क्या जो वीर चंद सिंह गढ़वाली की घटना हुई थी, पेशावर कांड, फिर देखेंगे नमक सत्याग्रह, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर देखेंगे आईएनए का विद्रोह। तो सारे विद्रोह पे अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है अगली वीडियो में आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी और जल्द हम उत्तराखंड का अब ये वाला पोर्शन ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।